नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के हिंदी वाले पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे 23 अगस्त 2000 जो 24 में री एग्जाम हुई थी उसकी पहली शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, एक एक बिंदु को जानेंगे, समझते हुए जानेंगे। चलिए बिना समय जाए किए करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत। और पहला प्रश्न आप सभी की स्लाइड पर है, जो क्या कह रहा है। एक और अजगर अजगरही लखी एक और मृगराही, विकल बटो ही बीच ही प्रयो मूर्छा खाई। यहाँ पर अजगर की बात हो रही है। अजगर खा जाएगा, मृगराज भी यानी कि हाथी है वो कुचल देगा, मार डालेगा। और बटो ही बीच ही परियो, और बीच में रास्ता है जहां से हम गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या हो गए, ये सारी चीजें देख करके मूर्छित हो गए हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, डर का भाव बना हुआ है और डर का माहौल बना हुआ है। इसका मतलब है कि भय भी रहेगा। और भय कौन सा रस का स्थायी भाव है, भयानक का है। भयानक रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर कौन सा रस होगा, भयानक रस यहाँ पर रहेगा। ये बात याद रखिएगा मेरे साथियों, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि शब्द अलंकार नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें 4 अलंकार दिए गए हैं और उसमें से एक ऐसा है जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। साथियों, शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए। कितने? 3 भेद मुख्यतः माने जाते हैं। उसमें पहला है आपके समक्ष, पहला है जो कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा आपका यमराज, यमक अलंकार, यमराज अलंकार, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। कौन सा होगा, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ये मुख्यतः 3 प्रकार है। कितने हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार है। अब हमसे कहा कि नहीं है, इसका मतलब है कि अर्थालंकार आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, अर्थालंकार का प्रकार पूछा गया। अर्थालंकार का क्या पूछा हमसे, प्रकार पूछ लिया। तो इसका मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन हमसे यहाँ 4 में से कौन सा दे दिया गया है, रूपक अलंकार दे दिया। रूपक के बाद में उत्प्रेक्षा है और अतिशयोक्ति है। ये भी इसके 3 मुख्य जो पूछता है, एक तो रूपक पूछता है, 3 इसके भी याद कर लीजिए, अभी लगा 3 तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। आप कहेंगे सर शयोक्ति में आदर्श आएगा, नहीं, पूरा आएगा, याद रखना। अलंकार ये भी याद रखते हो चलिए मेरे साथियों कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर अतिशयोक्ति में पूरा श आएगा। और अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और तीसरा है आपका, मैंने एक और कहा आपको तीसरा, जो 3 याद करेंगे तो उत्प्रेक्षा। क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार। फिर भी चौथा भी अगर याद कर लें तो आसान होगा, उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। देख लीजिए आप अपने आप को, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर अर्थालंकार में रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, 4 इसके हो गए, 3 इधर हो गए। हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आप में श्लेष शब्द अलंकार है, रूपक नहीं है, अनुप्रास है और यमक है। अनुप्रास रूपक नहीं होने के कारण कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर रूपक हो जाएगा।
साथियों, यदि आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, सोशल मीडिया जहां से आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं, उसमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही जगह आपको पीडीएफ और क्लास लिंक समय पर उपलब्ध क्लास लिंक के साथ ही ढाल दिया जाता है। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह कौन सा है, देखिएगा जरा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, दो कोई व्यंजन है, वे अगर एक साथ मिल जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कैसे? दो व्यंजनों को मिला लेते हैं। कैसे मिलाएंगे भैया? जैसे कि मैंने मिला दिया क प्लस श, तो क्या बन जाएगा? कश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कश बन जाएगा। ऐसे मैंने मिला दिया श प्लस र, तो क्या बन जाएगा? त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्र बन जाएगा। सॉरी, यहां पर श है ना, और मिला दिया तो श्र बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने मिला दिया त प्लस र, तो मेरा बन जाएगा त्र। ये इस तरीके से जो कश के लिए यहाँ पर क मत लिखिए आप, यहाँ पर केवल कश पढ़ेंगे जरूर। 2 मिनट रुकिए, मैंने लिख गलत दिया उसको, पढ़ सही रहा हूं बट लिखा गलत जा रहा है। जो यहाँ पर कश जो निकल करके आएगा, कश को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन निकल करके हमारे सामने आ रहे हैं। हमसे यहाँ कहा गया कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिला करके अगला व्यंजन बन जा रहा है। एक साथ मिलाने पर उन्हें क्या कहते हैं? मिलाने पर ये जो व्यंजन बन रहा है इन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अलग होंगे, महाप्राण अलग, अल्प अलग, लेकिन संयुक्त मिलाने वाले कहते हैं। मैंने इनका पूरा डिटेल आपके सामने लिख करके रख रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा प्रतीत होता है, बीच का सा प्रतीत होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बीच का सा यानी कि स्वर भी और व्यंजन भी दोनों के बीच में रहने का प्रयास करता हो, ऐसा दिखाई पड़ता हो उन्हें। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व किसी भी एक भाग को पूरी तरीके से नहीं, बल्कि सभी भागों को थोड़ा थोड़ा टच कर रही है, वह य र ल व है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। यार से लव है। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती हो, महाप्राण में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही हो, आपकी एनर्जी खत्म कर दे, वहां पर कौन से महाप्राण होंगे? ह जैसी ध्वनि सुनाई देती है, वहां महाप्राण होते हैं। इनकी पहचान प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे कि ख, घ, छ, झ आदि जो व्यंजन है वे सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ महाप्राण व्यंजन होते हैं। और जितने भी ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और उसमें कौन सा आएगा? आपका तीनों तो श आ जाएंगे, तीनों तो श आ जाएंगे। इसमें तीनों तो स और ह, ये क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हें भी हम महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में अल्प प्राणों की अगर बात कर ले तो अल्प प्राण में आपको कौन मिलेगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। पहचान क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह, तथा जितने भी समस्त जो अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। य र ल व, यार से लव है, अभी बताया। ये क्या है? सभी अल्प प्राण होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं और मिलकर के एक नया रूप धारण करते हैं, जैसे, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इस प्रश्न में अगर आपको सही उत्तर देखना है तो यहां पर आपका संयुक्त व्यंजन ही सही सटीक जाएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग। याद रखने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ संयुक्त व्यंजन के चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, कश, त्र, ज्ञ और श्र। याद रखना,
कक्षा का मैंने आपको पहले ही कक्षा वाला बता दिया था। त्र का त्रिशूल दे दिया ज्ञान, ज्ञ का वैसे तो इसको ज्या पढ़ते हैं क्योंकि ज और अंग्या से मिलकर के बना है ज्ञानी का, तो ज्ञान पढ़ते हैं इसको, ज्या पढ़ना चाहिए। शुद्ध उच्चारण इसका ज्या होगा, ये याद रखिएगा। किसका? इसका जो ज्ञ है, जिसको सामान्यतः हम ज्ञानी का पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? तो वह ज्या होगा। ठीक है। और श्रमिक का श्रम। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी की स्लाइड पर आ गया है। अगम और आगम शब्द युग्म का सही उदाहरण कौन सा है? अगम और आगम, अगम की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है कि भाई ऐसा जहां हमें पहुंचना मुश्किल है। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ क्या हो गया? जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। यानी कि अगम का अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होगा। तो पहले में उत्पत्ति गलत, स्वानुभूति गलत, दुर्लभ हमारा सही हो जाएगा, शास्त्र गलत है। अब आगम का अर्थ होता है किसी चीज का बनना या उत्पत्ति होना या शास्त्र। देखना इसके दो अर्थ हैं, एक तो उत्पत्ति और एक और क्या है? शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 62। निम्नलिखित में से मुक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? शांत, विवश, गूंगा, चुप रहना। मुक यानी कि जो बोलता नहीं, जो शांत रहता हो, बोलता नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बोलता नहीं हो, जो बोलता नहीं हो उसे मुक, बधिर, मुक कहते हैं। ऐसे में वो शांत भी रहेगा। आपसे अनेकार्थक मैंने बोला, यानी कि शांत तो आएगा आएगा, अनेकार्थक नहीं है ये पूछा, तो यहां ये देखना है कौन कौन से मुख के अनेकार्थक हैं। तो मुख के अनेकार्थक में मुख के अनेकार्थक जो शब्द है उसमें सामान्यतः शांत रहना आएगा, शांत रहेगा व्यक्ति। गूंगा भी उसी को कहेंगे, मुख का ही गूंगा भी होगा, उस सेंस में प्रयोग करते हैं। और जो बोल नहीं सकता वो चुप भी रहता है भाई, जिसको जीवा ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं ये सब होगा। विवश तो क्या होगा? बातचीत ज्यादा कर रहा हो, उस सेंस में आता है। तो विवश एक मजबूर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, जैसे आपको मजबूर किया जाए, विवश किया जाए, आपको यही क्लास करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको दबाव में रखा जाए कि आपको सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ना है, क्लास लाइव करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्लास आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, फलान जितने नियम आपको दबाव में ला करके क्लास करवा जाए, तो आपको विवश कर दिया जाए ऐसा। अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष है, ध्यान से देखिएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है। अब देखना, अपनों से क्या छिपाना, ये तो गलत बात है। आप भला तो जग भला, आप अपने आप के लिए प्रयोग हो रहा है। आप शब्द किसको दिखाता है? निजवाचक सर्वनाम के अगर कुछ उदाहरण देखें तो ये कहता है कि आप आ जाए, पहचान के देखिए, आप हैं, खुद है, ऐसे शब्द दिख जाए तो वहां समझ लेना आप स्वयं के लिए प्रयोग होता है। आप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं के लिए होता है। और स्वयं भी दिख जाए तो बात वही है, यानी कि यहाँ पर आप भला मतलब अपन स्वयं भले हैं तो जग भी क्या होगा? भला करेगा, भला चाहेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो भैया क्या भूलूं और क्या याद करूं, यह एक ही है, आत्मकथा का पहला ही संस्करण है, पहला भाग है, क्या भूलूं और क्या याद करूं। इसको भूलिएगा मत, क्या भूलूं और क्या याद करूं। इनकी जो रचना है यह प्रकाशित किस वर्ष में हुई थी? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में इसको किया गया था, प्रकाशित किया गया था। आत्मकथा है। इसके कुल कितने भाग हैं? तो इसके 4 भाग है। कितने भाग है भाई? 4 भाग हैं। 4 भाग है, जिसमें पहला ही भाग था क्या भूलूं और क्या याद करूं। हिंदी भाषा के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्रथम विजेता पहला प्यार है माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे और हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी साहित्य के लिए जो पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो प्रथम विजेता हैं वे हिम तरंगिणी के लेखक हिम तरंगिणी हिम तरंगिणी के लेखक ये के रचनाकार जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी MC। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से क्या आएगा? विसर्ग आएगा, प्लस यहां पर वह है, ध्यान देना वह है, जो वृद्ध में प्लस जो यहां पर है ये री और ये द अलग लिख देते हैं। तो विसर्ग और व का जब भी मिलन होता है तो किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। ये अगर आप सभी को विदित है तो पता चल जाएगा। अब सबसे पहले यहां ये देखना है कि संधि कौन सी है। तो यहां क्या लगे हुए? विसर्ग लगे हुए, और विसर्ग में एक ही संधि आती है, वह विसर्ग संधि। तो किस संधि का उदाहरण हो गया? विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। व्यय गलत होगा, वाया गलत, वयो गलत, वय प्लस वृद्ध, विकल्प नंबर 4 एकदम सही होगा। जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? 2019 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया पूछा गया है। नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल, मेघ रामदरस मिश्र, काशीनाथ सिंह। तो नंद किशोर आचार्य जी को उनकी रचना है जिसका नाम है छिलते हुए अपने को। इनकी रचना का नाम क्या है? छिलते हुए अपने को। ये जो लिखा हुआ है ये इनकी रचना का नाम है। इन्हें 2019 में इस रचना के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम किसके लिए है? देश के लिए प्रेम है भाई, देश के लिए प्रेम है। अब यहां देश के लिए प्रेम जो लिखा है तो ये जो के लिए किसको डिनोट करता है? तो आपका जो संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास को दिखाता है। यानी कि आपका देश प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास विद्यमान है। जुबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जुबान पर लगाम न होना, सदैव कठोर वचन कहना नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से बोलते रहता है, स्पष्टवादी रहता है, हमेशा अपने विचार देते रहता है, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, स्पष्टवादी होना नहीं, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। विकल्प नंबर 4 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं पूछा है, याद रखना। तो अमीय, सुधा, शीर, सोम। याद रखना सोम यहां पर दो, यानी कि एक तो अमृत का भी है और सोम चंद्रमा का भी है, ये बात भी याद रखना। चंद्रमा का पर्यायवाची में भी सोम रखते हैं। अब यहां हमसे क्या पूछा गया भाई? हमसे यहां पूछा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो सोम है, अमी है, सुधा है, लेकिन क्षीर नहीं है। क्षीर का जो है वह दूध का पर्यायवाची, दूध के सेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और आगे जो आपको मिलेगा प्रश्न वह है कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? पॉइंट नोटेड मिलोट, आपसे पूछा जा रहा है कि दंत्य वर्ण नहीं है।
यानी कि जब उच्चारण करे तो दांतों के साथ में उसका टकराव नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, द जो पूरा है द जब द बोलेंगे तो हमारे जीवा का अगला भाग दांतों पर आकर टेकेगा। ल तो ल के लिए भी दांत के आगे मतलब जीवा का अगला भाग दांतों पर आकर के टेकेगा। ल में भी क्या, जो दंत के साथ में, दंत और तालु के साथ में जुड़ा हो रहा। ध ये भी उसी में आएगा, यानी कि ये तो दोनों आने ही थे। बचा कौन सा, ट केवल कहां जा रहा, मूर्धन्य से टकरा रहा है। किससे, मूर्धा से। तो मूर्धन्य बनेगा, क्या बनेगा, मूर्धन्य जो है ये यहां जाएगा। और हमसे पूछा कि नहीं है तो ट वर्ग निकल करके आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया है, ध्यान दीजिए वर्तमान काल तो है, सॉरी खा लिया है मतलब काम हो चुका है। क्या हो गया, काम पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो चुका है। परंतु क्या है, अभी अभी कार्य हुआ है। कार्य को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे कि मैं क्लास कर रहा हूं और क्लास रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैं इस समय 72 नंबर का प्रश्न अटेंड कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अभी कितना 71वां प्रश्न किया बताया आपको। तो ऐसे बोला, इस बात से बोला कि इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिससे अगली स्लाइड आई। तो अभी आप कहेंगे कि आपने अभी इसका अगला प्रश्न पर आया हूं। इसके पिछले वाला अभी अभी क्या हो रहा है, भूतकाल में जा रहा है, अभी ज्यादा दूर नहीं गया, पास में ही। तो कहा है आसन भूतकाल, क्यों, क्योंकि नजदीक है, अभी जाकर के उठा करके ला सकते हैं, डेटा को रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे में आसन भूतकाल जो है यहां राइट आंसर होगा। भूतकाल में अभी आसन भूतकाल है, जहां है में आपका सेंटेंस का अंत होगा। मतलब अभी अभी क्या हुआ है, भूतकाल प्रारंभ हुआ है। जिस क्रिया से यह पता चले कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला जो ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, किसी एक में आस्था रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। अनन्य, अनिकेतन, अनिकेत, अनुतीर्ण ये तो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। अनुमोदन, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपका निकल के आएगा, किसी एक में ही अटूट आस्था रखने वाले के लिए एक जैसा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके सेंस में प्रयोग हो रहा है। यानी कि जिसके जैसा जैसा कोई नहीं, मतलब वो एकमात्र है। तो उसके लिए क्या होगा, अनन्य होगा। क्या होगा, अनन्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए। अब इस प्रश्न में हमें क्लैरिटी नहीं दी गई है, तो संभवतः यहां यह पूछा जा रहा हो कि प्रत्यय वाले हैं, मुख वाले हैं, इनका क्रम पूछा गया हो शायद। अब यहां पर अगर क्रम देखे आपका, तो आका आकू, सबसे पहले आको आना चाहिए, आका तो नहीं आएगा, आक नहीं आएगा, आको आएगा। तो आका कहां से, यहां से का नहीं आएगा, आको आका आक का, यानी कि विकल्प नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग, मध्यकालीन फिर युग, हो गया दोहराव, खत्म काम। युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, वहां पर बहुत ज्यादा उन्नति हुई, ठीक है, लेकिन यहां से एक ही बात का दोहराव हो गया। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। आपको सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन यहां पर अनावश्यक रूप से शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है। दूसरा, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, सेंटेंस में देखने में पूरा मिल रहा है, लेकिन इसका ग्रामेटिकली सही नहीं है, इसलिए देखते हैं और दूसरा हो सही। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। कैसे सही है, छोटा है, सरल वाक्य, कैसा है, सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य। ध्यान देना, आयोग ने जो माना वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। वे चाहे भले ही ना आए, पर तुम्हें आना होगा, बातों को घुमा फिरा के कर रहा है। विकल्प नंबर क्या होगा, तीसरा करेक्ट होगा।
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके सभी क्लासेस का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। याद कीजिए मेन एग्जाम जब हुई थी उसका भी हमने किया तो वहां भी सदैव एक वचन वाला बहुवचन वाले शब्द पूछे थे। या फिर से आपसे पूछ लिया कि वह शब्द कौन सा है जो सदैव यहाँ पर एक वचन में प्रयोग होते हैं। वर्षा और जनता, प्राण और बालक। प्राण और बालक ये कहाँ होंगे? ये बहुवचन होंगे। कहाँ होंगे? बहुवचन में जाएंगे, बहुवचन में होंगे। होश और लोग, लोग कहाँ जाएगा? बहुवचन में, यानी कि होश भी कहाँ जाएगा? बहुवचन में जाएगा। हस्ताक्षर और जनता, अगर हस्ताक्षर की बात करें तो कहाँ जाएगा? बहुवचन में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। अब ये बहुवचन वाला आ गया तो आपके सामने एक बात तो निश्चित हो गई कि ये विकल्प नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आ गया। प्राण और बाल दोनों ही बहुवचन वाले हो गए। बचा कौन सा? वर्षा और जनता यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखें और अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राजा जो शब्द है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। गोविंद, लंकेश, रघुवीर या नरेंद्र। गोविंद कृष्ण को कहा जाता है, किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण को। और लंकेश जो कि रावण है, रावण को लंकेश के नाम से जानते हैं। रघुवीर जो कि भगवान राम, रघुनंदन राम को जानते हैं। और जो नरेंद्र है वह नरों का, नरो इसका ऐसे कर लीजिए आप, नरों का इंद्र, नरों का इंद्र या राजा। तो यहां पर क्या बनेगा? नरों का इंद्र। नरों का इंद्र कौन था? नरेंद्र। और नरेंद्र जो शब्द है वह राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आप सभी ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को लगाते हुए चलिए, क्योंकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक प्रजातियां हैं। ठीक है, भारत में अनेकों प्रजातियां। भाई अनेक शब्द जो है ना, ये भी याद कर लीजिए आप। अनेक शब्द बहुवचन वाला शब्द है, बहुवचन, बहुवचन, यानी कि अनेक का अनेकों कभी नहीं बनेगा, अनेकों कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा ही अनेक के रूप में आएगा। तो ये तो गलत हो गया। अब अनेकों यहां भी दिख रहा है, दो विकल्प तो काट डालिए। अगला है भारत में अनेक जातियां हैं। अब देखिए अनेक जातियां हैं, जाति नहीं। अनेक शब्द अगर लगा है तो उसके बाद में जो क्रिया है वह बहुवचन में आई, एक वचन में नहीं होगी। तो जाति गलत हो जाएगा, जाति या सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। देखिए कितना मजेदार, विस्मय आदि बोधक। ये तो क्या होगा? विवरण देगा, एक्सप्लेनेशन देगा। ये डॉट यानी कि कहीं आपको थोड़ी बहुत देर के लिए रुकना है, या इंग्लिश में आप एक तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर अब हमें रुकना है। ये क्या करेगा? डैश। हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में संयोग जोड़ के लिए योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कहेंगे। यहां पर प्रदर्शित वाला हो गया योजक, जैसे कि माता पिता। जब माता पिता लिख रहे हैं, गुरु शिष्य लिख रहे हैं, दिन रात लिख रहे हैं, दिन रात लिख रहे हैं, दिन रात लिख रहे हैं, तो इनमें भी क्या लगेगा? डैश लगेगा। ये योजक वाला जो जोड़ने वाला होता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात जब होगा वहां पर क्या होगा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आश्चर्य हो, हर्ष हो, किसी से घृणा हो, उसके सेंस में होगा प्रयोग। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यहां क्या बोला? विशेषण के रूप में। हमसे कहा कि विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता हो। क्रिया की क्या बताएं या संज्ञा की क्या बताएं? विशेषता बताएं, विशेषता बताएं, विशेषता बताएं, विशेषता बताएं। तो यहां पर विशेषण क्या करे? विशेषता बता रहा हूं। अब अच्छा शब्द जो है
यह स्थान, कोई स्थान है, मान लीजिए स्थान ले लिया, दिल्ली ले लिया, दिल्ली ले लिया, दिल्ली की वजह हम अयोध्या ले लेते हैं, अयोध्या ले लेते हैं, या वाराणसी ले लेते हैं, वाराणसी ले लेते हैं, या और कोई बाहर का शहर आउट ऑफ यूपी जाएं, उज्जैन ले लेते हैं, पुणे ले लेते हैं, कोई भी जो स्थान आपको अच्छा लगे, लिया, स्थान लिया और उसके बारे में कहा कि यह बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर रहने योग्य जमीन है, जगह है। तो ये उस स्थान की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे, गुण बता रहे। और जब विशेषता बताएंगे तो वहां पर कौन सा होगा आपका, वहां पर आपका विशेषण, यानी कि उस वाक्य में विशेषण पाया जाएगा, वो भी अच्छाई के सेंस में, तारीफ करने के लिए, गुण बताने के लिए। तो यहां पर यह स्थान बहुत अच्छा है, विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है। 81 प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सुंदरदास, सदल मिश्र, उस्मान। तो यहां आपको मिलेगा प्रेम सागर। अरे प्रेम सागर जो है वह, उसके रचनाकार कौन है, लल्लूलाल। याद रखना है, लल्लूलाल को भी बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लूलाल की रचना है जो खड़ी बोली में लिखी हुई प्रसिद्ध रचना है। कौन सी बोली में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में लिखी गई है, ये याद रखना। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह है अनावृत। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, पृथ्वी निरादर, न दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। अनावृत का अर्थ होता है कि भाई जिसे दोहराया न गया हो, जिसे दोहराया न गया हो, उसे क्या कहेंगे, हम अनावृत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग यहां पर ल पूरा आएगा, पुल्लिंग, ये गलत लिखा है, गलती से टाइपिंग एरर है, पुल्लिंग है। तो क्षेत्र है, रीति है, क्षमा है या घटना है। आपको यहां पर पूछा गया पुल्लिंग। देखिए रीति, रघुकुल रीति चली आई, स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, खत्म काम। अब क्षमा, आप किसी से क्षमा मांग रहे तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें क्षमा करें, क्षमा करने की कृपा कीजिए, तो क्या होगा, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह घटना जो है आंखों देखी, देखी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। यह क्षेत्र कितना अच्छा है, यहाँ की रहने योग्य जमीन कितनी अच्छी है, यह पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है, तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। बिना सोच के अगर यहां बात करें, हम बिना सोचे समझे बात लगाएंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। थोड़ा सोच के लगाइए। वह आई हो, संभावना हो रही है, आने के बाद कल्पनाएं की जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त हो रही है। और जब व्यक्त हो रही है कौन, संभावना, इसका मतलब साफ है कि आपसे पूछेगा कौन सा, यहां पर संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। असोच अशिच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। बराई, अयोग्य। देखिए अशिच का तो होता है जो शुद्ध ना हो, क्या हो, शुद्ध न हो। और असोच यानी कि बिना सोच के रहने वाला, असोच यानी कि बिना सोच या विचार के रहने वाला व्यक्ति, उसे असोच कहेंगे। तो यहां आपको मिलेगा बिना सोच के और अशुद्धि वाला। विकल्प नंबर 4 यहां पर सही, विकल्प नंबर 3 यहां पर करेक्ट होगा। चिंता रहित या बिना सोचे समझे रहने वाला, जिसको कोई चिंता ही नहीं है, चिंता से मुक्त है, उसे असोच कहते हैं। और अपवित्रता या अशुद्धि को ही हम
क्या कहेंगे, जो आपका क्या था यहाँ पर, हाँ अशिच कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आग लग गई और आग लगने के बाद यानी प्यास लगती है ना, प्यास लगने पर कुआं खोदना, ये लोकोक्ति चलती है। इसको थोड़ा दिया कि आग लगने पर आपको क्या करना, कुआं खोदना है, संकट में है उस समय बचाव के लिए कार्य करेंगे। मुसीबत आने पर जो घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना नहीं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना प्रारंभ करना, पहले से कार्य करके नहीं रखना। जब संकट आए यानी कि परीक्षा आ गई, परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया, तिथि निर्धारित है और परीक्षा के मान लीजिए आपका जिस तारीख को पेपर है उसी तारीख को पढ़ने बैठेगा तो क्या संकट के समय बचाने का प्रयास करेगा तो बचेगा नहीं। अगला प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए क्या होगा, सुपाठ्य। सुगम, सुगम तो क्या होगा, रास्ता, गम का मतलब रास्ता होगा, सुगम यानी कि जहां 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 आसानी से पहुंचा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम सुगम कहेंगे। स्पष्ट, क्लियरिटी के साथ दिखाई देने वाला। उसके बाद सरल, जो आम बोलचाल की भाषा में सरलतम शब्दों का प्रयोग करें उसे सरल कहेंगे। सुपाठ्य, जिसे पढ़ने में आसानी हो, सरलता हो, उसे सुपाठ्य कहेंगे, पढ़ने योग्य हैं इसलिए यहाँ पर सुपाठ्य होगा, बहुत अच्छा के सेंस में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वह 88 नंबर का, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, इस प्रश्न में एडिट हमने भी किया, थोड़ा इसलिए किया कि यहाँ चारों विकल्प जो दिए गए हैं इन चारों में अगर आपको दिखे प्रश्न में नहीं शब्द गायब था। गायब क्यों था, इसमें कहा गया उपसर्ग है। अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग प्रभाव में भी प्रउपसर्ग है, ओढ़ना में न प्रत्यय है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में जो प है पर जो है ये उपसर्ग है और अजय इसमें मूल शब्द बन जाएगा। यानी कि उपसर्ग 3 में, 1 में, 3 में और 4 में तो उपसर्ग है, परंतु ओढ़ना जो है, ओढ़ मूल शब्द ओढ़ना प्रत्यय है, यानी उपसर्ग किस में नहीं है, विकल्प नंबर 2 में नहीं है, क्योंकि ओढ़ प्लस ना दोनों अलग अलग हो जा रहे, प्रत्यय हो जा रहा है। यहाँ पर ना जो है वह प्रत्यय है, पीछे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ आप बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। विग्रह, विच्छेद, संक्षेप, विस्तृत। समास का मतलब होता है जो ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा शब्दों में कही गई बात है उसे कम से कम शब्दों में कहना, कम से कम शब्दों में बात को कहना। अर्थात यह कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इतना कह सकते हैं कि जो बात हमने 2 वाक्यों में कही, 2 शब्दों के 2 अलग अलग शब्दों के योग से उत्पन्न तीसरा शब्द बन रहा है तो वह क्या होगा, समास युक्त होगा, समास युक्त शब्द होगा। तो वहां पर आप मतलब कम 2 की बजाय 1 शब्द का प्रयोग करेंगे। जब 2 की बजाय 1 करेंगे तो वहां कौन सा होगा, संक्षेप, छोटा करना, छोटी बात करना, मतलब छोटे में पूरी बात कह देना। अब आपके सामने यहां पर एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के आधार पर आपके समक्ष प्रश्न आने वाले हैं, उनके जवाब देते हुए चलिएगा। इस गद्यांश को पढ़िए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलादि आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित
गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म, दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त बना हुआ है। यहां आपके समक्ष पहला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर बनता हुआ चला जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या है, गद्यांश क्या कह रहा है, उसके जो शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। विकल्प नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित और भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपसे क्या कहा, मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु कब होता है, जब वह विज्ञान की जो शक्तियां हैं विध्वंसक रूप से प्रयोग करता है, तो उसको डाउट होता है कि कहीं यह विस्फोटक हमें मार ना डाले, यानी कि विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। 93वां प्रश्न है, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? विज्ञान का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का एकांकी नहीं, गतिशील की बात नहीं, विज्ञान का अपरिसीमित भौतिक विकास ही हमारे मानव जीवन का संपूर्ण विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके या नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, जो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है उनके बारे में जरा ध्यान से देखिए। भौतिक बात करेंगे तो भस्मासुर बनने से कैसे रोकेंगे, तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर करने से रोक सकते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पूरा जाना। यदि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यज्ञ विद्या साथ पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ने के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप यज्ञ विद्या के जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है उसका फॉलो कीजिए, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, जहां टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप से भी वहां पर पीडीएफ डाले हुए अपलोड किया हुआ है क्लास के तुरंत साथ ही। जैसे क्लास अपलोड होती है तुरंत पीडीएफ भी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर भी कोई क्यूरी हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।